शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। दो स्ट्रेट लाइन्स है 3D स्पेस में, इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी। पैरेलल है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और अगर पैरेलल नहीं है तो लाइंस क्या होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो, आपको पहले इंटरसेक्टिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो अपने आप आंसर 0 आ जाएगा। या फिर कौन सी लाइंस होती हैं स्पेस में जो पैरेलल भी नहीं होती हैं, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती हैं, वो होती हैं स्क्यू लाइंस। तो हम लोग पढ़ते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, पहले स्क्यू लाइंस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के लिए। इस दो लाइंस हैं स्पेस में है, 3D स्पेस में, ठीक है, लेकिन डायग्राम तो हमें यहाँ प्लेन पे कॉपी पे ही बनाना है। तो ये लाइंस ले ली हमने, पहली लाइन थी R1 is equal to R is equal to A plus lambda times B। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन जो कि पॉइंट A से पास हो रही है और B के पैरेलल है। ऐसे ही सेकेंड लाइन है R is equal to C plus म्यू टाइम्स D। तो ये जो लाइन है पॉइंट C से पास हो रही है और वेक्टर D के पैरेलल, ठीक है। ये दो लाइंस दी हुई हैं। सबसे पहले आप देख लें पैरेलल है कि नहीं, B और D अगर आपस में पैरेलल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग पैरेलल नहीं है तो उस केस की बात कर रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो उस लाइन के अलॉन्ग हमें डिस्टेंस मिलती है जो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर, फर्स्ट लाइन पे भी परपेंडिकुलर एंड सेकेंड पे भी परपेंडिकुलर। तो वो जो लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर होगी तो वो इन दोनों वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगी, और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। तो इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या हो जाएगा, B क्रॉस D, और उस वेक्टर को आप इस लाइन के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप वेक्टर बना सकते हो B क्रॉस D। अब ये जो PQ की लेंथ है वो B क्रॉस D से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगा B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन इसके अलॉन्ग ही होगा, P क्रॉस Q के अलॉन्ग B क्रॉस D। अब लेकिन हमें तो PQ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो क्या करिए, ये एक वेक्टर बनाइए CA वेक्टर का अगर मैं प्रोजेक्शन निकालता हूँ B क्रॉस D में, प्रोजेक्शन क्या होता है, आपको दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना पड़ता है। तो इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आ जाएगा P, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये Q आ जाएगा। तो ये जो PQ है और कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ CA है किस पर, B क्रॉस D पर। तो ये लिख लें सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को आप एब्रिविएशन में HD भी लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, या केवल डिस्टेंस भी लिखा हो तब भी हम शॉर्टेस्ट ही निकालते हैं। जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि इस एंगल पे कैलकुलेट करो, इसके पैरेलल कैलकुलेट करो, तब तक डिस्टेंस मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है और मिनिमम डिस्टेंस है। विल बी along the line perpendicular to both the given lines। दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अलॉन्ग होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर जो PQ है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो क्या है, दैट इज प्रोजेक्शन। वो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AC और CA कोई भी लिख लें, लेंथ लेनी हमें ऑन B क्रॉस D। CA मतलब कौन सा वेक्टर हुआ, A माइनस C। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता है, A का B पे प्रोजेक्शन, A डॉट B मींस A माइनस C डॉट B क्रॉस D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D। अब ये तो हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है इसलिए इसका मॉड, यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। दो लाइंस इस तरह से दी हो तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे आसान तरीका यही है, फॉर्मूला यूज कर लें आप
अगर क्वेश्चन में केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो। और यहाँ ये ध्यान रखें, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस फॉर्मूले से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आती है तो उसका मतलब है देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइंस कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। नोट कर लें। और ये जो हमने मेथड पढ़ा है इसे कहते हैं, ये फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1 है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। M1 मीन्स मेथड नंबर 1। नोट करेंगे सभी लोग, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, देखते हैं अगला मेथड 2। मेथड 2 उस केस में यूजफुल होगा जहां पे हमें इस P और Q के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करने हो या फिर इस लाइन PQ की इक्वेशन कैलकुलेट करनी हो। तो देखते हैं वो सेकेंड मेथड क्या है। मेथड 2, अगेन ये दो लाइंस हैं। पहली लाइन R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी एंड सेकेंड लाइन है R इज इक्वल टू C प्लस म्यू डी। वही सेम ये दो लाइंस दी हैं, इनके बीच की हमें मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। मिनिमम डिस्टेंस वही है PQ जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, P फर्स्ट लाइन पर भी और सेकंड लाइन पर भी। इसके पैरेलल वेक्टर है B और इसके पैरेलल वेक्टर है D। आई ये लाइन की इक्वेशन है A प्लस लैम्डा बी। तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें इस पर लाइन पर अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मिलते हैं, तो हम इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर यही एज्यूम कर सकते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ P भी, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन पर है तो वो A प्लस लैम्डा बी होगा किसी ना किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए, लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए P को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ Q न्यू की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेकेंड लाइन पर हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ Q भी आएगा। ये दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ गए तो हम वेक्टर PQ बना सकते हैं। PQ क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इससे क्या मिल गया? C प्लस म्यू डी माइनस A माइनस लैम्डा बी। ये वेक्टर आ गया PQ। अब ये जो वेक्टर PQ है ये दोनों पे परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस पर, तो ये वेक्टर B पर और वेक्टर D दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट PQ डॉट B 0 होगा। एक इक्वेशन इससे आएगी, PQ डॉट D भी 0 होगा। दूसरी इक्वेशन इससे आएगी। और यहाँ हमारे पास दो अननोन है, एक लैम्डा है एक म्यू है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से, सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट लैम्डा एंड म्यू। और जैसे ही लैम्डा और म्यू आया तो क्या मिल गया? PQ मिल गया। PQ मिल गया तो उनके बीच की डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे तो ये डिस्टेंस PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। दो पॉइंट मालूम है तो उससे लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन, एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, वेक्टर्स आ गए, पोजीशन वेक्टर। तो केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो फर्स्ट मेथड से कर लें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ उससे रिलेटेड पॉइंट PQ के कोऑर्डिनेट चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो ये सेकंड मेथड से बनाए। दोनों का अलग अलग रोल भी है। सेकंड मेथड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ जाएगी
और पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब हम लोग पढ़ते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं इन दोनों पर। नेक्स्ट लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेट लाइंस बी फर्स्ट लाइन है L1 R is equal to A plus lambda B एंड सेकेंड लाइन L2 है R is equal to C plus mu D। तो पहले वाले में क्या है, लाइन किसी पॉइंट A से पास हो रही है और B के पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे इसको भी मैं B ले लेता हूँ क्योंकि पैरेलल लाइन लेनी है, तो C plus mu B। तो दूसरी लाइन जो है C से पास हो रही है और ये भी सेम वेक्टर B के पैरेलल है, या अलग अलग फॉर्मेट में दिया हो तो आप पहले चेक कर लें ये दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। तो उस केस में हमें ये सेकंड फार्मूला लगाना है। अब हमें इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करें, फर्स्ट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लें, उससे सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें। कोई भी एक पॉइंट, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ए से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर डाल दी, ये AM, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, ये जो वेक्टर B है आप इसको इस लाइन के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया C पर, इनिशियल पॉइंट ले लिया C पर और ये टर्मिनल पॉइंट यहाँ आ गया कहीं B पर, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये एक ट्राइंगल बन गया ABC। इसमें ये AM जो है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस AM को, इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम लोग लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या होता है फॉर्मूला वेक्टर के टर्म में 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, और वैसे क्या फॉर्मूला होता है इसका 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है, यही बराबर है 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। तो एक साइड तो ये वेक्टर B हो गई और दूसरी साइड कौन सा वेक्टर आ गई, A माइनस C। इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दिस विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ देखें ये 1/2 कैंसिल, बेस क्या है यहाँ पर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड B, और हाइट क्या है, यही से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AM। इस मैग्नीट्यूड B से डिवाइड करिए AM, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस C क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड B। यही फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, नोट करें और बताएं कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चंस अब इस पर मैं देता हूं आपको, क्वेश्चंस बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between lines. First line L1 is R is equal to vector R is 1 minus T into I cap plus T minus 2 into J cap plus
3 माइनस 2t k कैप, ये फर्स्ट लाइन है। एंड सेकेंड लाइन r इज इक्वल टू s प्लस 1 i कैप प्लस 2s माइनस 1 j कैप माइनस 2s प्लस 1 k कैप। इन दोनों लाइंस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करें। बताएं जल्दी से और बताएं आंसर क्या आएगा। फॉर्मूले पर बेस्ड है ये। फर्स्ट लाइन को ऐसे लिख लें, टी वाले टर्म अलग कर लें, बिना टी के टर्म अलग कर लें। तो पहला वाला क्या आएगा, आई कैप 1 इंटू आई कैप, यहाँ से आया माइनस 2 जे कैप, फिर नेक्स्ट से आएगा 3 के कैप, फिर टी वाले टर्म को अलग करें तो टी इंटू माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप एंड L2 सेकेंड लाइन हो गई। आर वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे ही ऐसे लिख लें, एस के वाले टर्म को अलग, आई कैप माइनस जे कैप आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ऐसे बना लें। अब देखिए क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये फर्स्ट लाइन किससे पास होती है, ए से पास हो रही है इस पॉइंट से और इस वेक्टर के पैरेलल है। ऐसे ये सी से पास हो रही है और इस डी के पैरेलल है। ये दोनों देखिए आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो -1/1 -1 -2/2 -1, लेकिन -2/-2 +1 आया। तो ये पैरेलल नहीं, ठीक है ना। पैरेलल नहीं है तो इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। ये था फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो पहले यहाँ बी क्रॉस डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी क्रॉस डी क्या होगा, डिटरमिनेंट में आई जे के और -1 -2 -2 1 2 -2, ये वो एक्सपेंड करें 4 + 4 8 आई कैप जे कैप में 2 + 2 4 -4 जे कैप के कैप में देखिए -2 फिर -2, वो -2 + 2 कैंसिल हो रहा है क्या जे कैप में। देख लें कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है तो बता दें, लास्ट में बताएं तो उससे बेटर है कि पहले ही बता दें।
तो क्वेश्चन में पहली लाइन में वहां पर प्लस जे कैप आना चाहिए क्या टी के बाद? हाँ ठीक है, यहाँ प्लस जे कैप, ठीक कह रहे हो। यहाँ पर -2 जे कैप इससे लिख लिया था, तो यहाँ मिस्टेक हो गई, ये प्लस जे कैप आएगा, तो यहाँ आएगा +1। अब एक्सपेंड करेंगे तो आएगा -2 -4 प्लस -2 + 4 कितना हो गया? -2 + 4 2i कैप। जे कैप में होगा, जे कैप के लिए तो वही रहेगा 2 + 2 4 माइनस टाइम्स, तो आ गया -4 जे कैप। के कैप के लिए 2 -1 प्लस के कैप, ये आ गया बी क्रॉस डी। ए माइनस सी कितना हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए माइनस सी माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ये मिल गया। अब कैलकुलेट करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, न्यूमरेटर में है, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 + 4 8 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड √4 + 16 + 1 √21। देख लें यही आ रहा है जे कैप। अच्छा, यहाँ जे कैप में भी थोड़ा सा चेंज होगा, -2 -1, यहाँ आएगा -3 के कैप। यहाँ थोड़े से देखिए -3 के कैप आ रहा है। -12 + 4 -8 आएगा न्यूमरेटर में, उसका मॉडुलस 8 ही आएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन कितना आएगा √29, तो आंसर आएगा 8/√29। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो ये आंसर आएगा 8/√29। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन को, कोई भी डाउट है तो बताइए, ये आंसर आना चाहिए 8/√29। ठीक है इस पर। यस सर। और लोग बताएं कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए इस पे, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस r is equal to I cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times 2i cap plus 3j cap plus 6k cap, and r is equal to 3i cap plus 3j cap minus 5k cap plus mu times 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. Find shortest distance between these two lines.
बनाए इसको और बताएं आंसर। √393/7। √293/7, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों वेक्टर सेम है, ये बी ले लें, ये ए ले लें, ये सी ले लें, तो क्या फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? ए माइनस सी क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड अपान मैग्नीट्यूड बी। ए माइनस सी लिखें या सी माइनस ए लिखें सेम ही आएगा, क्यों? क्योंकि मॉड लगा है। तो यहाँ देखिए सी माइनस ए वेक्टर क्या हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो सी माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करें तो आई जे के 2 1 माइनस 1 2 3 6 एक्सपेंड करिए इसके 9i कैप, जे कैप में हुआ 12 प्लस 2 माइनस 14 जे कैप, के कैप में 6 माइनस 2 प्लस 4 के कैप। अब न्यूमरेटर में इसका मैग्नीट्यूड है और डिनोमिनेटर में बी का मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड रख दें इसका √9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 स्क्वायर 196 प्लस 16 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36 49 का √7 और न्यूमरेटर में इसका ये कितना आ गया 293। तो ये आंसर आ रहा है √293/7। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट आर्टिकल अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स में। उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो वेक्टर्स में काफ़ी यूज होते हैं, 3D डायग्राम्स, उनके बारे में आपको बताते हैं, देखेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट 3D फिगर्स, ठीक है, यूज्ड इन वेक्टर्स, जो कि वेक्टर्स में जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं और आगे यहाँ यूज होगा। जैसे इसको लिख लेते हैं, यूज्ड इन वेक्टर्स, जिसमें फर्स्ट वन है पैरेललोपाइड। फर्स्ट क्या है? पैरेललोपाइड। क्या होता है पैरेललोपाइड? कोई डेफिनेशन बताएगा इसके? पैरेललोपाइड, चलो अच्छा, प्रिज्म मालूम है आपको? प्रिज्म क्या होता है? ये देखिए, सिलेंडर मालूम है हमें। सिलेंडर में क्या था? ये एक सर्कुलर बेस है, एक सर्कल, फिर ऐसे ही एक सर्कल इधर आ गया, इसको ज्वाइन कर दिया कंप्लीटली। इस तरह का जो सॉलिड डायग्राम है वो है सिलेंडर। यहाँ पर अगर सर्कल के प्लेस पर, इस सर्कल के प्लेस पर मैं कोई पॉलीगन बना दूं, कोई भी पॉलीगन है, और ऐसा ही ठीक पॉलीगन इधर है, ये एक ऑक्टागन मान लिया, इधर भी एक ऑक्टागन मान लिया, इसके करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस को ज्वाइन कर लिया, इससे जो 3D डायग्राम बन रहा है वो क्या है? ये है प्रिज्म। यही पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते करते जब हम लोग इनफाइनाइट हो जाता है तो वो सर्कल बन जाता है, ये सिलेंडर आ जाता है। इसी में अगर ट्रायंगल है यहाँ पर और इधर भी एक ट्रायंगल है सेम, इनको ज्वाइन किया गया तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म, जो कि ऑप्टिक्स में यूज होता है ज़्यादा, ट्रायंगुलर प्रिज्म।
ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब इसी ट्राइंगल के बेस पर एक पैरेललोग्राम अगर हम लोग ले लें, इधर एक पैरेललोग्राम लिया और यहाँ भी वही सेम पैरेललोग्राम, ले लीजिए और इसको ज्वाइन कर लें, तो उससे जो बन रहा है वो क्या है, वो है पैरेललोपाइप। ये क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम है अगर, तो इसी को नाम क्या कहते हैं, पैरेललोपाइप। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अ प्रिज्म विथ बेस एस, ये प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, पैरेललोग्राम, उसे कहते हैं हम लोग पैरेललोपाइप। अ प्रिज्म विथ बेस एस पैरेललोग्राम। यही पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल हो जाए, ये एंगल सभी 90 डिग्री हो जाए, तो ये क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, उसमें देखिए फ्लोर जो है एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर जो छत है वो भी एक रेक्टेंगल है, उसको ज्वाइन किया गया है, तो क्या बन गया है, क्यूबॉइड। यही जो फ्लोर है रेक्टेंगल की जगह अगर पैरेललोग्राम हो जाए और एंगल्स पे बन जाए ये, ठीक है, जो वॉल्स जो राइट एंगल की जगह किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोपाइप। और यही सभी साइड्स इक्वल हो जाएं और एंगल में 90 डिग्री हो गए, तो क्या बन जाएगा, क्यूब। तो पैरेललोग्राम से क्यूबॉइड और फिर उससे क्यूब का रिलेशन ठीक उसी तरीके से है जैसे 2D में पैरेललोग्राम का रिलेशन इससे रेक्टेंगल और स्क्वायर से। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, जब एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, और स्क्वायर कब बन जाता है, जब साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ भी है, तो क्यूबॉइड आया, क्यूब आया या पैरेललोग्राम आया, तो आप उसको क्यूबॉइड की तरह ही सोचते हुए विजुअलाइज कर सकते हो कि उसके पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो क्यूबॉइड पे जैसे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसी टाइप से आपको अप्रोच करने हैं। ओके, ये है पैरेललोपाइप फर्स्ट डायग्राम। अब इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट है, अच्छा अगर आपसे कहा जाए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बताओ तो क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मीन्स पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया बेस इंटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया बेस इंटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम भी क्या है, एरिया बेस इंटू हाइट। ऐसे ही क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, मीन्स एरिया बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोपाइप का भी वॉल्यूम क्या है, एरिया बेस इंटू हाइट। तो ये याद रख सकते हैं कि पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और पॉइंट लिखेंगे। सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप अगर कहीं लिखा हो या सेंट्रॉइड ऑफ पैरेललोपाइप लिखा हो, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक पैरेललोपाइप में कितनी डायगोनल्स होंगी, बता सकते हैं। जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें कितनी डायगोनल्स हैं, क्यूबॉइड की जितनी नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड्स नहीं चेंज होने वाली है। जितनी क्यूबॉइड में होंगी उतनी ही पैरेललोपाइप में भी होंगी। बताइए कितनी डायगोनल्स होंगी एक पैरेललोपाइप की, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात कर रहे हैं तो फेस डायगोनल नहीं, बॉडी डायगोनल जैसे सॉलिड स्टेट में होता है, क्या है, 4 डायगोनल है। इस कॉर्नर वाले पॉइंट को जब आप इस अपोजिट कॉर्नर वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो इससे मिलती है एक डायगोनल। ऐसे इस कॉर्नर वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे, इससे मिलेगी सेकेंड डायगोनल। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इन डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ पैरेललोपाइप।
तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, point of intersection of diagonals is center of parallelepiped. अब ये अगर ओरिजिन है और इनके पोजीशन वेक्टर्स मान लीजिए ए बी सी हैं, या तीन वेक्टर्स दिए हैं ओ ए ओ बी ओ सी, और अगर आपसे कहा जाए ये डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल क्या होगा, इससे जो डायगोनल जा रही है उसका मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो सेंटर आप पैरेललोपाइड जो मिलेगा आपको ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 2, दैट विल बी वेक्टर ओ एम, जो कि यहाँ डायग्राम में इस पॉइंट को अगर मैं एम कर दूं या ओ जी बना दे तो ओ जी विल बी ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 2। ये है सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड। इसकी एक और डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन फिर देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ओके, दूसरी डेफिनेशन इसी के, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ opposite edges that will be center of parallelepiped। कौन सी अपोजिट एज हुई, देखें अगर ये एक एज है तो इसके अपोजिट ये वाली एज, इनके मिड पॉइंट को जाएंगे, ठीक है। ये एक अगर ले रहे हैं तो ये एज इसके अपोजिट है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ऐसे ये ले रहे हैं तो इसके अपोजिट ये एज, इन सभी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट पे आता है, और वो कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड, इज सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दोनों से सेम ही पॉइंट आ जाएगा। ये है फर्स्ट 3D फिगर पैरेललोपाइड, जो कि इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स में यूज होता है, क्वेश्चंस में मिलेगा आपको। सेकेंड 3D डायग्राम है इसके बाद टेट्राहेड्रन। देखते हैं अगला, सेकेंड वन है टेट्राहेड्रन। जैसे आपको पैरेललोपाइड बताया था डेफिनेशन, वैसे ही देखिए टेट्राहेड्रन की क्या डेफिनेशन होती है। जैसे उसको आपको मैंने आपको किससे रिलेट करके बताया था, सिलेंडर से कि सर्कुलर बेस की जगह मैंने पॉलीगन बनाया, फिर उससे बनाया, तो इसको मैं रिलेट करता हूँ आपको कोन से। कोन मालूम है, यहाँ पे बेस में सर्कल है,
और इधर एक पॉइंट है जो इस प्लेन में नहीं है, उससे सभी को ज्वाइन किया, ये बन गया कोन। अब इस सर्कुलर बेस की जगह पर अगर आप यहाँ पर कोई भी दूसरा पॉलीगन ले लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जो इस प्लेन में नहीं है और इस तरह से इसको सभी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, मान लीजिए पेंटागन ले लिया मैंने और इसको सबसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो 3D डायग्राम बनता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसका नाम है पिरामिड। ठीक है, यही पॉलीगन की साइड्स इंक्रीज कर दें आप, इंक्रीज करते जाएं और करते करते इंफिनिटी कर दें तो यही क्या बन जाता है, कोन, जो कि बेस पे सर्कल बन जाएगा पॉलीगन से। और यही आप बेस क्या ले लें, ट्रायंगल, और ज्वाइन करें एक पॉइंट को जो कि इस प्लेन में नहीं है, तो ये बन गया ABCD। इसे कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन मतलब क्या हुआ, एक पिरामिड जिसका बेस क्या है, ट्रायंगल। तो इसकी डेफिनेशन है पिरामिड विथ ट्रायंगुलर बेस, पिरामिड विथ ट्रायंगुलर बेस इस टेट्राहेड्रन। ठीक है, एक पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगल है वो टेट्राहेड्रन। अब जैसे वहां पे डेफिनेशन हमने पढ़ी उसी तरह से यहाँ पे वर्ड है सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रन, उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, it is point of intersection of line joining vertices to centroid of opposite triangular faces. It is point of intersection of line joining vertices to centroid of opposite triangular faces. Point of intersection of line joining vertices to centroid of opposite triangular faces, that is centroid of tetrahedron. नोट करें जैसे और देखें इसको डायग्राम में क्या होगा। ये टेट्राहेड्रन बनाया मैंने, यहाँ एक पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये है ABCD। क्या कह रहे हैं इसमें, लेट अस अज्यूम इसके पोजीशन वेक्टर अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। अगर वर्टिसेस की पोजीशन वेक्टर अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, BCD का सेंट्रॉइड क्या होगा, मान लो पॉइंट G1 है तो A को आपको G1 से ज्वाइन करना है, इस वर्टेक्स A को अपोजिट ट्रायंगुलर फेस कौन सा होगा, BCD, B को ACD के सेंट्रॉइड, मान लो इसका सेंट्रॉइड G2 है उससे ज्वाइन करिए, इसी तरह से D को इसके सेंट्रॉइड से ज्वाइन कीजिए, इन सभी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आता है दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। ये G जो है यही है सेंट्रॉइड। जिस तरह से ट्रायंगल में सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, इसी तरह सेंट्रॉइड का टेट्राहेड्रन, इसमें टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड इसको 3:1 में डिवाइड करता है। उससे इसका पोजीशन वेक्टर आता है, देखिए G1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपान 3 होगा। तो इसे G का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन 1 इंटू अल्फा, अल्फा प्लस 3 इंटू, जब ये करेंगे तो 3 कैंसिल होगा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपान 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4।
ये फॉर्मूला है सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वर्टाइसेस अगर ए बी सी डी है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। सिंपल है, जैसे ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 है वैसे यहाँ बाई 4 है। इसकी भी सेम एक और डेफिनेशन है जैसे कि पैरेललोपाइप्ड में थी, सेम डेफिनेशन है। इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ lines joining midpoint of opposite edges, midpoints of opposite edges और opposite sides के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो उन लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट विल बी सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वही टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉयड होगा, नोट कर लें। तो ये दोनों डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी डाउट है इनमें तो बताइए। और इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूले आएंगे आगे, ये बेसिक्स है, ये पता होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है किसी को तो बोलिए। तो क्लियर है ये सब?